अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, आज हम जो भी काम करते हैं अगर उसमें ईमानदारी ना हो तो वो काम कभी पूर्ण नहीं होता। हम कितना भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, अगर हमारे पढ़ाई करने में ईमानदारी नहीं रहेगी तो कभी हमारा रिजल्ट नहीं होने वाला है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो एम है, उस पर हमें टारगेट करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरी शिद्दत के साथ ईमानदारी से करना है, ताकि ईमानदारी से करने वाला व्यक्ति ही सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो आज हम ये प्रण लेते हैं हम सभी कि जो भी पढ़ाई करेंगे वो पूरी शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ करेंगे, तब तक जब तक हम किसी मुकाम को ना छोले तब तक। नमस्कार साथियों, लाइव जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश आप सभी के सामने आज कुछ महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को लेकर आया हूं जो हमारे जीडी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सभी विषय के प्रश्न मिलेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, मिसलेनियस हो, जो भी हो, सारे क्वेश्चंस है इसमें साइंस के मिले हुए हैं और आज हम लोग उन सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करता हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जीडी के जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इसके अलावा बायोलॉजी, ये सारे वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। चलिए देर न करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सवाल है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? ऑप्शंस है वैलेस ने, मेंडल ने, डार्विन ने या लैमार्क ने। तो इसका सही जवाब होगा डार्विन। डार्विन ने जो है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है। ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत होता क्या है? तो चार्ल्स डार्विन ने यह बताया कि जो भी जीव इस धरती पर, पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, प्रकृति उन्हें स्वयं चुनती है और यदि उन जीवों की इस धरती पर जीवित रहना है उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई भी जीव बिना स्ट्रगल के इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी था डार्विन का, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। ठीक है, इसका एग्जाम्पल डार्विन ने जो है जिराफ का दिया था और बहुत सारे एग्जाम्पल डार्विन ने दिया था। इसकी काफी सराहना भी हुई और इनके कुछ थ्योरी जो है वो बात में तर्क संगत भी लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? ऑप्शंस है 2004, 2010, 2008 या 2006। तो इसका सही जवाब होगा 2010। 2010 में ही भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और यही 2010 का वो दौर है, उस समय शीला दीक्षित जो है दिल्ली की सीएम थी और कांग्रेस की सरकार थी और सरकार चाहे कोई भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारत ने जो मेजबानी की 2010 में, इतना ज्यादा उसमें घोटाला हुआ कि उसके बाद से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन जो है इस तरह का राष्ट्रमंडल खेलों का या ओलंपिक का आज तक भारत को नहीं मिला और ना ही भारत उस तक जो है सक्षम हो पाया कि ऐसे खेलों की अब मेजबानी वो कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात। जो लोथल है वो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। सिंपल सा अगर कुछ राज्यों की बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इसी गुजरात में ही भारत का सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसको बनाने वाले मूर्तिकार का नाम राम सुतार है। ठीक है, और यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यदि हम राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की बूंदी में ही भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है
पंजाब की बात की जाए तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के नागपुर में ही सबसे अधिक संतरा का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन है झाड़ी, वृक्ष, बेले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा झाड़ी। रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है कि झाड़ीदार पौधे या कटीली पौधे जो है ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि इन सारे झाड़ी या कटीले पौधों के जो है कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है वनस्पति रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? झाड़ी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्तनपायी है, यानी कि मैमेलिया ग्रुप में आता है? ऑप्शन है बुलफ्रॉग, एनालिड, वेल या कछुआ। तो इसका सही जवाब होगा वेल। वेल मछली जो है एक स्तनपायी जीव है। ठीक है, जैसे एक चमगादड़ पूछता है, चमगादड़ भी स्तनपायी जीव है। वेल जो है इस ब्रह्मांड पे सबसे बड़ी जीव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? ऑप्शन है 5, 10, 12 या 15। यह क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में यदि उसे जज बनना है तो उसे हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है? इसका जवाब हो जाएगा 10 साल। क्यों? अब कारण पूछ लीजिए, आखिर उसे जो है उस व्यक्ति को जो है उस जज को है 10 सालों की प्रैक्टिस जो है किसी उच्च न्यायालय में क्यों आवश्यकता है? यदि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है वाकई में सुप्रीम है, सर्वोच्च है, उसके आगे कोई नहीं है। कई बार ऐसे उदाहरण आए हैं जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि हाँ, न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था, NJAC, जिसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? कॉलेजियम प्रणाली को बदलने का प्रयास किया। जिस कॉलेजियम प्रणाली में केवल जज रहा करते थे, उस कॉलेजियम प्रणाली में मोदी सरकार ने मंत्रियों को डाल दिया। अब ये बताइए, क्या मंत्री लोग ये डिसाइड करेंगे कि आने वाला जज कौन होगा? और आनंद फानन में मोदी सरकार ने संविधान संशोधन को पास करा दिया। लेकिन कहा जाता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, दोनों सदनों से ये पारित हो गया। फिर लेकिन जब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो संशोधन था, संविधान संशोधन, इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी और सरकार को संविधान ऐसा कोई अधिकार नहीं देता है जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कभी खतरे में आ पड़े। और इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इस बिल को, संविधान संशोधन को। इसलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट की अगर वर्तमान में अगर CJI की बात की जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो अभी कौन है? अभी कौन है? तो आपका जवाब होगा जस्टिस NV रमन्ना। और ये जो जस्टिस NV रमन्ना है, इनका क्रम है 48वां। और इससे पहले की बात की जाए यानी 47वें नंबर की CJI के, तो वे है शरद अरविंद बोबडे। और उससे पहले आते हैं 46वें नंबर के जज की, उनका नाम है रंजन गोगोई। और इसी रंजन गोगोई ने ही अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ध्वनि, दूरी, गति या मौसम। तो इसका सही जवाब होगा दूरी। देखिए,
क्या होगा, कईयों के दिमाग में चलता होगा प्रकाश वर्ष है तो गति के समान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट से जोड़ता है? ऑप्शंस है नैनी, पंबन, बोगीबिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बोगीबिल। आपसे भी पूछ सकता है कि बताइए असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का काम कौन सा पुल करता है? आपका जवाब होगा बोगीबिल। और ये बोगीबिल जो है किस नदी के ऊपर है? आपका जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल जो है, इसमें दो लेयर है, एक तो आपका रेलवे के लिए हो गया और दूसरा जो है आपका रोड हो गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहां स्थित है? ऑप्शंस है कटक, अहमदाबाद, औरंगाबाद या चंद्रनगर। तो इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद। और ये औरंगाबाद कहां है? तो आपके महाराष्ट्र में है। ये बिल्कुल ताजमहल की तरह है, लेकिन ताजमहल जैसे आप कह सकते हैं फोटोकॉपी है, लेकिन ताजमहल जैसी रौनक जो इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम नॉट मसीहा किसकी पुस्तक है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शंस है उर्जित पटेल, नरेंद्र मोदी, सोनू सूद या बराक ओबामा। तो इसका सही जवाब होगा सोनू सूद। आई एम नॉट मसीहा पुस्तक जो है वह सोनू सूद के द्वारा लिखी गई है। अगर उर्जित पटेल की बात की जाए तो उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया इसका नाम है पुस्तक का ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट जो है वह उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। यदि बराक ओबामा की बात की जाए तो उन्होंने पुस्तक इसका नाम है द प्रॉमिस लैंड। प्रॉमिस लैंड जो है वो बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। कुछ और बुक की बात की जाए जो फेमस बुक, जैसे कि आपका आता है अनब्रेकेबल, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आपका जवाब होगा एमसी मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो है मिल्खा सिंह की पुस्तक है। टोकरी में दिनगत, ये जो है वह अनामिका की पुस्तक है और इसी अनामिका को जो है 2020 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये पुस्तक जो है डेविड डायोड द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डायोड द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है द लॉ लैंड, ये जो है झुंपा लाहेड़ी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो है अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये फेमस क्रिकेटर युवराज सिंह की द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये जो है मार्के लुकास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और कुछ पुस्तकों की बात की जाए तो एक बुक है आपका व्हाट आई डू व्हाट आई डू, ये जो है रघुराम राजन जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर हो चुके उनके द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, एक आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक फेमस पुस्तक है, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ये जो है शरद पगारे के द्वारा लिखी गई है। द लाइट ऑफ एशिया, यह पुस्तक जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? ये ऑप्शंस है आर के नारायण, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। यदि आर के नारायण की बात की जाए तो मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण है। यदि बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो गीता रहस्य, मराठा, ये सब जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। तिलक का कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर दूंगा। इन्होंने जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था और इनका कहना था
कि हमारे देश को आजादी जो है वह छीनने से मिलेगी, न कि भीख मांगने से। बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय उपद्रव अर्थात अशांति का जनक किसने कहा था? उस अंग्रेज का नाम है वेलेंटाइन सिरोव। वेलेंटाइन सिरोव ने तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा है। ठीक है, चलिए इनकलाब जिंदाबाद, ये हमारे भगत सिंह का है, शहीद आजम भगत सिंह का है। कभी भी इनका नाम हमारे जहन पे रहेगा। इन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया, आज भी ये देश इनका कर्ज अदा नहीं कर सकता है। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज में इनका महत्वपूर्ण योगदान था सुभाष चंद्र बोस का। जापान में इन्होंने इतनी बड़ी सेना बनाई थी कि अगर वो सेना भारत आ जाती तो हमारा देश कब का आजाद हो चुका था। इन्होंने 1938 में जो है कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था और 1939 में जीतने के बावजूद ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कथक कहां का नृत्य है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। यदि आपसे पूछ दे कथक कली तो ये आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, गुजरात का आपका गरबा फेमस है। चलिए इसके बाद मोहिनीअट्टम आपका जो है तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? ऑप्शंस हैं भुवनेश्वर, इंदौर, बंगलुरु या अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर सूची में पहला स्थान बनाने वाला शहर बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? ऑप्शंस हैं 12, 13, 19 या 17। तो इसका सही जवाब होगा 19। और इस 19 की बात की जाए तो इस 19 में 5 गोल्ड है, 8 आपका सिल्वर है और 6 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक है। इस क्रम में जो है इस टोक्यो पैरालंपिक की बात की जाए जो 2021 में हुआ है, हालांकि ये ओलंपिक 2020 का है, 21 में आयोजन हुआ कोरोना के चलते। इस टोक्यो पैरालंपिक में भारत का जो स्थान है वो 24वां रहा है। यदि पहले स्थान की बात की जाए तो पहला स्थान आपका चाइना का रहा है जिसने कुल 216 पदक जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सितंबर 2021 को पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शंस हैं भाविका बेन पटेल, दीपा मलिक, अवनी लेखरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा वो पहली भारतीय महिला है जिसने पैरालंपिक में 2 मेडल जीती है। ठीक है, एक गोल्ड जीता और दूसरा ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शंस है गांधीनगर गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश, पटना बिहार या जोधपुर राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा गांधीनगर गुजरात। यानी डिफेंस एक्सपो का 2022 का आयोजन जो है वह गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शंस है मुख्तार दहारी, अली देई, रोनाल्डो या लियोनेल मेसी। तो इसका सही जवाब होगा रोनाल्डो। सॉरी यहां पे हाँ रोनाल्डो होगा। रोनाल्डो जो है तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। आगे बढ़ते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शंस है सिक्किम, केरल, असम या त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान के अलावा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क जिसका नाम है काजीरंगा, ये भी आपको असम में है। इसके अलावा भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क देहिंग पटकाई, ये भी असम में है। इसके अलावा आपका नामेरी है, डिब्रू सैखोवा है, ठीक
ठीक है, ये सब भी राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसको राजकीय पशु घोषित किया है? ऑप्शंस है संगाई हिरण, हिम तेंदुआ, लाल पांडा या काला हिरण। तो इसका सही जवाब होगा हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ को लद्दाख ने राजकीय पशु घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20, 1 अगस्त 2021 को किसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? हमारे ऑप्शंस हैं पंकज कुमार सिंह, संजय अरोड़ा, अभय कुमार सिंह या कमलेश कुमार पंत। तो इसका सही जवाब होगा संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जो है आईटीबीपी के जो है महानिदेशक बने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 21, 31 अगस्त 2021 को किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शंस है पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल या श्रीलंका। तो आपका जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका ने जो है वह खाद्य आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, 9वां देश पाकिस्तान कहा जाता है, कभी जो गुलाम नहीं हुआ उसे नेपाल कहा जाता है। इसकी राजधानी काठमांडू है और इसी काठमांडू में जो है हमारे सार्क का दक्षेश का जो हेडक्वार्टर है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या रग्बी। तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी पूछे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछे, आईपीएल ट्रॉफी पूछे, ये सारा का संबंध केवल क्रिकेट से है। संतोष ट्रॉफी बड़ा फेमस क्वेश्चन, इसका संबंध जो है आपको फुटबॉल से है। चलिए नेक्स्ट, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस है राजस्थान, पंजाब, गोवा या गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा गोवा। रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य भारत का गोवा है। इसके अलावा 100% नल जल योजना पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी गोवा है। भारत का पहला मधु संग्रहालय कहाँ खुला है? केरल में। भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खुला है? केरल में। भारत का पहला मिल्क बैंक कहाँ खुला है? केरल में। भारत का पहला कवक पार्क कहाँ खुला है? उत्तराखंड में। भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा से पूछते बताइए पेपर पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हेरात पर्व कहां मनाया जाता है? ऑप्शंस है मणिपुर, लद्दाख, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो हेरात पर्व जो है आपको मनाया जाता है, हेरात पर्व, यहां पे ऑप्शन गलत टाइप हो गया था, यहां पे आपका जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। हेरात पर्व जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके अलावा पूछेगा आप बताइए खीर भवानी उत्सव कहां मनाया जाता है? तो भी आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। लावणी कहां का है? तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र। यह आपसे पूछेगा थाईपुसम पर्व, इसके अलावा आपसे पूछे बताइए खीर भवानी, खीर भवानी जो ये भी आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। एक आता है अंबुबाची का मेला कहां लगता है? तो अंबुबाची का मेला जो है वह कामाख्या माता का जो मंदिर वहां लगता है, कहां पे? असम में। एक आपसे पूछेगा थाईपुसम, तो ये उड़ीसा का है। फिर आपसे रज पर्व, ये भी आपको उड़ीसा का है। ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव कहां मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा नागालैंड मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 सितंबर 2021 में आए चक्रवात का नाम गुलाब किस देश ने रखा? ऑप्शंस है ओमान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या कतर। तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो है इस सितंबर तूफान का नाम रखा है गुलाब। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी में मन लगा पढ़ दीजिएगा तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अगर वो मेहनत लगातार होती रहे तब, ये नहीं जो आप कुछ दिन किए फिर उसके बाद छोड़ दिए,
आपको मेहनत जो भी करना है, जिस फील्ड में काम करना है कीजिए, तब तक जब तक उस चीज को एक सही मुकाम ना पहुंचाए तब तक। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा जब तक जीडी का एग्जाम जो है जितना करीब हो। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी एग्जाम की तैयारी जो है अच्छी से अच्छी कराई जा सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।